हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर माइनर पेपर 6 हिस्ट्री में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आपका पार्ट 2 रहने वाला है। हिस्ट्री का पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेक करेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो इस क्लास में हम यूनिट 3 से लेकर के यूनिट 5 तक पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, तो आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांतिकारी के बारे में, मतलब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांतिकारी के क्या कारण है और विशेषता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान से बस कहानी सुनिए, यहाँ पे लिखा गया है, आपको रीड कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो एक समय ऐसा था जब लोग घर पर हाथ से काम करते थे, कपड़ा सामान सब धीरे धीरे हाथ से ही बनता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया, मशीन आ गई, बड़े बड़े कारखाने बनने लग गए और काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। तो इसी बदलाव को हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। तो आखिर यह क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुआ था? तो ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुआ, ये सवाल उठता है। तो अब सवाल आता है कि सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुआ। सबसे पहला बात, आपको पहला पॉइंट याद रख लेना है कि प्राकृतिक संसाधन की वजह से, मतलब ब्रिटेन में कोयला लोहा बहुत था, मशीनें बनाने और चलाने में ये लोहा कोयला काम आता था, इसीलिए सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। दूसरा कारण पैसा और बैंकिंग, मतलब लोगों के पास निवेश के लिए पैसा था, नए कारखाने आसानी तरीके से खुल सकता था। तीसरा पॉइंट कि समुद्री व्यापार, मतलब ब्रिटेन का व्यापार बहुत फैला हुआ था, नए बाजार मिले, सामान बेचने का मौका भी बढ़ा। चौथा पॉइंट कृषि क्रांति, मतलब खेती में सुधार हुआ, कम लोग में ज़्यादा उत्पादन होने लग गया और बाकी लोग काम की तलाश में शहर जा चुके थे, यानी काम करने के लिए मजदूर भी मिल रहा था वहाँ पे। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर क्या बदलाव आया? सबसे बड़ा बदलाव आया कि हाथ से काम की जगह मशीनों ने जगह ले ली थी, मतलब हाथ की जगह अब क्या किया जाता था कि मशीन से ही सब कुछ किया जाता था। तो वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार हुए। किसका आविष्कार हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ और पावर लूम का आविष्कार किया गया था, मतलब चरखा का आविष्कार हुआ था। यहाँ पे लिखा गया है स्पिनिंग जेनी और पावर लूम का। तो कारखाना प्रणाली का क्या मतलब है? कारखाना प्रणाली शुरू हुई, एक मजदूर इकट्ठा होकर के काम करने लगे। तो मजदूर क्या किए, यहाँ पे इकट्ठा होकर के काम करते थे और परिवहन में भी सुधार आया, मतलब रेलगाड़ी, भाप का मशीन जिसको स्टीम इंजन कहा जाता है, इससे सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी तरीके से पहुंचाया गया। तो इन सभी चीज़ों की मदद से वहाँ पे जल्दी तरीके से सामान भी पहुंचाया जाए, तो सुविधा आसान हो चुका था। तो इसका असर क्या हुआ कि आर्थिक बदलाव आया, उत्पादन बढ़ा और व्यापार भी बढ़ा और सामाजिक में भी बदलाव आया। तो लोग गांव से शहर आए, नया वर्ग बना, मजदूर और पूंजीपति, ये वर्ग बन चुका था। तो जीवन जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। तो अगला सवाल पूछा गया कि यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिक क्रांतिकारी के प्रसार की व्याख्या करना है आपको। तो ध्यान से सुनना है कि औद्योगिक क्रांतिकारी की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। तो वहाँ मशीनें बनी, कारखाना शुरू हुआ और उत्पादन तेजी से बढ़ने लग गया था। तो ब्रिटेन ने शुरू में कोशिश की कि ये तकनीकें दूसरे देश तक न जाए, लेकिन इतिहास में एक बात तय है कि तकनीक को ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता है। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये बदलाव यूरोप के अन्य देश में फैल चुका था, फ्रांस में, जर्मनी में और बेल्जियम में। तो अब हर देश ने इसे अपने तरीके से अपनाया। तो जर्मनी में तेजी से विकास हुआ, तो जर्मनी में औद्योगिक क्रांतिकारी बहुत तेजी से हुई, खास करके एकीकरण हुआ 1871 के बाद हुआ था। तो अब वहाँ क्या फ़ायदा हुआ? तो मजबूत सरकार बनी, संसाधनों का सही उपयोग किया गया और बड़े बड़े उद्योग तेजी से बढ़ गए, यानी जर्मनी औद्योगिक ताकत बन चुका था। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रांस में धीरे धीरे विकास हुआ। तो फ्रांस में ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे उद्योग बढ़ा, मशीन आई, कारखाने बनी, उत्पादन बढ़ा, यानी फ्रांस ने भी औद्योगिक रास्ता अपनाया, लेकिन धीरे धीरे अपनाया। तो पूरे यूरोप में क्या बदलाव आया कि रेलवे का विस्तार हुआ, मशीनों का उपयोग बढ़ा और बड़े बड़े कारखाने बनने लग गए थे। तो इसका असर क्या हुआ कि व्यापार बढ़ा, शहर तेजी से विकसित हुई और लोग गांव से शहर आने लग गए थे। तो इसका अब क्या परिणाम हुआ, ये भी आपको जानना है कि पूरे यूरोप में क्या हुआ कि आधुनिक
औद्योगिक समाज बन गया था। मतलब है इसका कहने का कि काम करने का तरीका बदल गया था और जीवन जीने का तरीका भी बदल गया था और अर्थव्यवस्था भी बदल चुकी है। अगला सवाल पूछा गया समाजवाद के उदय के कारणों के बारे में आपको जानना है, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। औद्योगिक क्रांतिकारी के बाद यूरोप में एक नया दृश्य बना। बड़े बड़े कारखाने खुल गए, मशीन के उत्पादन बढ़ा मशीन से, लेकिन समाज दो हिस्सों में बट गया था। तो क्या समस्या हुई इसकी वजह से? तो औद्योगिक क्रांतिकारी ने एक तरफ तो बहुत फायदा दिया, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी असमानता भी पैदा कर दी थी। तो एक तरफ पूंजीपति था तो दूसरी तरफ क्या था? समाजवाद। मतलब दूसरी तरफ कौन थे? वो थे मजदूर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूंजीपति की। मतलब पूंजीपति बहुत अमीर होते चला गया, मुनाफा तेजी से बढ़ा। लेकिन अगर हम बात करें मजदूर की, तो बहुत कम वेतन मिलता था मजदूर को और काम के घंटे भी बहुत लंबे होते थे। काम की हालत भी खराब थी और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। मतलब एक तरफ अमीरी बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ गरीबी और मेहनत भी बढ़ रही थी। तो अब सवाल आता है कि समाजवाद कैसे आया? तो अब यह असमानता बहुत बढ़ गई थी, तो केवल विचारकों ने सोचा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसे बदलना होगा। तो यहीं से एक नई सोच जन्म ली जिसको कहा जाता है समाजवाद। तो समाजवाद का क्या विचार था? तो इसका विचार था कि सभी लोगों के लिए बराबरी हो, मतलब संपत्ति संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो और मजदूरों के लिए बेहतर जीवन हो। शोषण को खत्म करना है। आसान भाषा में बोले तो सबको बराबर अधिकार देना और बेहतर जीवन मिलना चाहिए। यही इसका उद्देश्य था, यही इसका विचार था। तो अगला सवाल पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, आपको समझ में ये आ जाएगा, आपको पढ़ लेना है क्योंकि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगला सवाल है कि साम्राज्यवाद और इसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ा, ये आपको बताना है। तो 19वीं सदी में दुनिया का नक्शा कैसा था? आपको सोचना है कि 19वीं सदी में दुनिया का नक्शा कैसा था। तो कुछ देश बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वो कौन देश था? तो वो था ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। और कुछ देश कमज़ोर और साधन संपन्न थे। मतलब एशिया और अफ्रीका, ये कई देश है जो कि कमज़ोर थे। तो अब ताकतवर देश ने एक नीति अपनाई। क्या अपनाई? जो कमज़ोर है उस पर नियंत्रण करना है। तो इसी को कहा जाता था साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद कैसे काम करता था? तो शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर राजनीतिक नियंत्रण करता था, मतलब राज चलाता था, और आर्थिक नियंत्रण करता था, मतलब धन और संसाधन लेना। सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता था, मतलब अपनी भाषा और संस्कृति को उन पर थोपता था। इसका मतलब है कि पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना। तो क्यों किया गया था साम्राज्यवाद? अब ये भी सवाल उठता है कि ताकतवर देश के पीछे कुछ मुख्य कारण था। वो क्या था? कि उनके पास कच्चा माल उनको चाहिए था, अपने बने हुए सामान बेचने के लिए नए बाजार भी चाहिए था और अपनी ताकत और साम्राज्य भी बढ़ाना था। इसीलिए कमज़ोर देश पर वो नियंत्रण करते थे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो कुछ जगह पर विकास भी हुआ, रेल लाइन बनी, सड़क बना, शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई, यानी आधुनिक सुविधा की शुरुआत हुई। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी हुआ। क्या हुआ? तो ये हुआ था कि स्थानीय उद्योग खत्म हो गई थी, लोगों का आर्थिक शोषण हुआ और देश की संपत्ति बाहर चली गई थी। लोग स्वतंत्र नहीं रहे, यानी विकास कम हुआ और शोषण ज़्यादा हुआ था। तो आई होप ये आपको याद रहेगा। अब अगला सवाल भी औद्योगिक क्रांतिकारी के बारे में ही दिया गया है, तो ये भी आपको रीड कर लेना है। औद्योगिकरण और शहरीकरण, तो इसके बारे में हम आपको समझा। तो यहाँ पे लिखा गया कि औद्योगिकरण और शहरीकरण एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब उद्योग का विकास हुआ तो लोगों को काम की तलाश में गांव से शहर की ओर जाना पड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शहरीकरण। कारखाना के आसपास नए शहरों का विकास हुआ और पुराने शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। तो शहरीकरण के कारण आर्थिक गतिविधि भी बढ़ा, लेकिन साथ ही कई समस्या भी उत्पन्न हुई, जैसे कि भीड़-भाड़, प्रदूषण, ये सब भी समस्या बढ़ चुकी थी। तो श्रमिक वर्ग को छोटे और अस्वस्थ घरों में रहना पड़ा था। तो इसी प्रकार औद्योगिकरण ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया और दोनों मिलकर के समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाए। अगला सवाल पूछा गया समाजवाद और पूंजीवाद के बीच क्या अंतर है? तो समाजवाद और पूंजीवाद
दो अलग अलग आर्थिक और सामाजिक विचारधारा हैं। तो पूंजीवाद में उत्पादन के साधन जैसे कि कारखाना है और जमीन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, इन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है और बाजार की शक्तियाँ कीमत और उत्पादन को निर्धारित करती है। तो इसके विपरीत ही समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य होता है सभी लोगों के बीच समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना है। तो समाजवाद में लाभ से ज़्यादा महत्व लोगों की ज़रूरतों को दिया जाता है। तो पूंजीवाद में असमानता अधिक होती है, जबकि समाजवाद में समानता पे जोर दिया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है आपसे, औद्योगिक क्रांति के दौरान श्रमिक आंदोलन के कारण परिणामों की व्याख्या करना है आपको। तो औद्योगिक क्रांतिकारण के दौरान श्रमिक की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से श्रमिक आंदोलन का उदय हुआ था। तो मजदूरों को कम वेतन दिया जाता था, ज़्यादा समय तक काम कराया जाता था और सुरक्षा जैसे वातावरण नहीं था। बच्चा और महिला का भी शोषण होता था। तो इन परिस्थितियों के खिलाफ मजदूर ने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। तो इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुत सारा सुधार भी हुआ था ये आंदोलन की वजह से। तो सरकार ने श्रमिकों के लिए कानून बनाई, जैसे कि काम के घंटे सीमित किया गया, न्यूनतम वेतन भी तय किया गया था और बच्चे के काम करने पर भी रोक लगाया गया था। आई होप ये आपको याद रहेगा। साम्राज्यवाद का क्या कारण था ये अब आपको जानना है। साम्राज्यवाद के बारे में हम पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे कारण लिखा गया, आपको रीड कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 4 में जो टॉपिक दिया गया है वो है आपका न्यू एरा और बैलेंस ऑफ पावर के बारे में पूछा गया है। तो हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। तो ध्यान से सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नया युग मुख्य रूप से 19वीं और 20वीं सदी में विकसित हुआ था, जब विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों में तेजी से बदलाव आया। तो इस समय शक्ति संतुलन की अवधारणा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी थी। तो शक्ति संतुलन का मतलब है कि कोई एक देश इतना शक्तिशाली न हो जाए कि अन्य देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दे। तो कोई देश इतना भी शक्तिशाली न हो जाए कि दूसरा देश पर राज करने लग जाए, यही इसका मतलब था। तो इसीलिए अन्य देश मिलकर के उसकी शक्ति को संतुलन करने का प्रयास करते हैं। तो यूरोप में ये नीति खास करके नेपोलियन युद्धों के बाद अपनाई गई, जो कि हम आपको नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ा रहे थे, वो आपको याद रखना है, ताकि भविष्य में कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली न बन जाए। तो इससे शांति बनाए रखने में मदद मिली, लेकिन कई बार सही संतुलन बिगड़ने पर युद्ध भी हुआ था, जो कि था 1830 का क्रांति और 1848 का क्रांति भी हुआ था इसकी वजह से, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ। तो इसी प्रकार शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो देश के बीच स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है। अगला सवाल पूछा गया है बर्लिन से, यानी कांग्रेस ऑफ बर्लिन से सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या था। व्हाट वाज द कंसर्ट ऑफ यूरोप, ये क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। तो कंसर्ट ऑफ यूरोप एक व्यवस्था थी जो 1815 में नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। तो इसमें प्रमुख यूरोपीय शक्तियों जैसे कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा, ये लोग इसमें शामिल थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि यूरोप में शांति संतुलन बनाए रखना है और किसी भी देश को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकना है। तो इसके तहत क्या हुआ कि समय समय पर बैठक की जाती थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्या को बातचीत के माध्यम से हल किया जाता था। तो इस व्यवस्था ने लगभग 40 वर्ष तक, यानी 40 साल तक यूरोप में शांति बनाई रखी। कोई युद्ध नहीं हुआ था 40 साल तक, लेकिन हालांकि बाद में राष्ट्रवाद और आपसी मतभेद के कारण ये व्यवस्था कमजोर हो गया था। तो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है इसको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या है, इसका क्या उद्देश्य। तो अब हम जानेंगे कि शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा, इन दोनों में क्या अंतर है। तो शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए उपयोग है।
इनमें कोई महत्वपूर्ण अंतर भी है। इनमें अंतर भी होता है। शक्ति संतुलन में क्या होता है कि देश अपने अपने हितों के अनुसार गठबंधन बनाते हैं ताकि किसी एक देश की शांति को संतुलित किया जा सके। तो इसमें कंपटीशन भी होता है और संदेह का भावना भी अधिक होता है। अगर हम बात करें सामूहिक सुरक्षा की, तो इसमें देश मिलकर के यह वचन देते हैं कि यदि कोई देश आक्रमण करेगा तो सभी मिलकर के इसका विरोध करेंगे। तो ऐसा वचन ये सामूहिक सुरक्षा में देते हैं। तो इसमें सहयोग और एकता की भावना होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लीग ऑफ नेशन या फिर यूनाइटेड नेशन सामूहिक सुरक्षा के उदाहरण है। ये लोग क्या करते हैं कि आपस में मिलकर के दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं जब भी कोई दूसरा देश इन पे आक्रमण करता है। तो इसी प्रकार शक्ति संतुलन प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, जबकि सामूहिक संतुलन जो है वो सहयोग पे आधारित होता है। अब अगला सवाल है, बर्लिन कांग्रेस के बारे में पूछा गया है। वाई इज द कांग्रेस ऑफ बर्लिन कॉल्ड ए टेम्पोररी पीस सेटलमेंट। तो बर्लिन कांग्रेस को अस्थायी शांति का समझौता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने यूरोप में तत्काल तनाव को तो कम कर दिया लेकिन अस्थायी समाधान नहीं दे पाए। यानी इस कांग्रेस का उद्देश्य रूस और अन्य यूरोपीय देशों के बीच संघर्ष को रोकना था, जो कुछ समय के लिए सफल रहा, लेकिन इसके निर्णय से बाल्कन क्षेत्र में कई देशों में असंतोष पैदा हो गया था। तो बुल्गारिया को छोटा कर दिया गया और कई क्षेत्र को उनकी इच्छा के विरुद्ध अन्य देश के अधीन कर दिया गया। तो इससे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, तो लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करने लग गए और यही असंतोष आगे चल करके प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि बर्लिन कांग्रेस ने शांति को स्थापित की, लेकिन यह केवल थोड़े समय के लिए ही था। तो अगला जो सवाल पूछा गया वो भी पूछा गया है आपसे कांग्रेस ऑफ बर्लिन के बारे में, तो इसको भी रीड कर लेना है आपको। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या कारण था इसके बारे में जानेंगे। तो बोल्शेविक क्रांतिकारी के कई महत्वपूर्ण कारण थे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रख लेना है। सबसे पहला कारण था कि रूस में जार की निरंकुश शासन व्यवस्था थी, मतलब उस टाइम में जार वहाँ पे रूल करता था। यहाँ पे लिखा गया है नाम, जिसमें जनता को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। दूसरा कारण था कि किसानों और मजदूरों की खराब आर्थिक स्थिति, तो उनको कम वेतन दिया जाता था और जीवन स्तर उनका बहुत ही ज़्यादा खराब था। तीसरा कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध था, जिसमें रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया गया और जनता में असंतोष बढ़ा दिया गया था। और चौथा कारण था अस्थायी सरकार की विफलता, जो फरवरी क्रांतिकारी के बाद बनी थी, लेकिन वो जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाई थी। तो इसके अलावा क्या होता है कि लेनिन और बोल्शेविक पार्टी का भी इनका प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा था, जिन्होंने शांति, रोटी और जमीन का नारा देकर के जनता का समर्थन प्राप्त किया। तो इन सभी कारण ने मिलकर के 1970 में बोल्शेविक क्रांतिकारी को जन्म दिया था। तो ये पांचों पॉइंट आपको याद कर लेना, यहाँ पे दिया गया है, पांचों कारण है। तो आपको जानना है कि बोल्शेविक क्रांतिकारण के परिणाम का वर्णन करना है आपको। तो बोल्शेविक क्रांतिकारी के बहुत सारे परिणाम हुए, जैसे कि सबसे पहला परिणाम ये था कि रूस में राजशाही का अंत हो गया और साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। लेनिन के नेतृत्व में सोवियत यूनियन का गठन हुआ, जो दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बना। तो दूसरा पॉइंट दिया गया है कि उत्पादन के साधनों जैसे कि भूमि, उद्योग आदि पर भी राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया था, जिससे आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया गया। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि इस क्रांतिकारी ने पूरे विश्व में साम्यवाद के विचार को फैलाया, जिससे क्या हुआ कि अन्य देशों में भी श्रमिक आंदोलन को प्रेरणा मिली। तो इसके अलावा क्या हुआ कि इस क्रांतिकारी के कारण पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच कोल्ड वार जैसी स्थिति बन चुकी थी। यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध का कारण। तो ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के पीछे कई गहरे और जटिल कारण थे, जो धीरे धीरे विकसित हुआ। तो सबसे पहला कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण था
राष्ट्रवाद, जिसमें हर देश अपने राष्ट्र को सबसे श्रेष्ठ मानता था और अपने विस्तार की इच्छा रखता था। तो बाल्कन क्षेत्र में यह भावना बहुत ही अधिक थी, जहां छोटे छोटे देश स्वतंत्रता चाहते थे। दूसरा कारण था साम्राज्यवाद, जिसमें क्या होता था कि जिसमें यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेशों बढ़ाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। और तीसरा कारण है सैन्यवाद, जिसमें क्या होता था कि जिसमें देशों ने अपनी सेना और हथियारों को बहुत ही मजबूत बना लिया था, जिससे युद्ध का माहौल भी बन गया था। और चौथा कारण था गुटबंदी यानी अलायंस सिस्टम, जिसके तहत क्या होता था कि यूरोप दो गुटों में बट गया था। तो एक तरफ था ट्रिपल अलायंस, जिसमें कौन कौन था, तो जिसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, एक तरफ ये लोग थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया थी। तो इससे एक छोटे से विवाद के बड़े युद्ध में बदलने की संभावना बढ़ गई थी। छोटा सा विवाद क्या हुआ कि बड़ा सा युद्ध का रूप ले लेता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि तात्कालिक कारण यानी इमीडिएट कॉज था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांज फ्रेडरिक की हत्या, जिसके एक सर्बियन युवक ने किया। सर्बियन युवक इनकी हत्या कर देता है। इसके बाद घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई और पूरे यूरोप युद्ध में कूद पड़ा था। तो इसी प्रकार ये सभी कारण मिलकर के प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन चुका था। तो आपको ये नाम याद कर लेना है, ये पॉइंट वाइज आपको याद रहेगा। अगला सवाल पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध में गुटबंदी की भूमिका को स्पष्ट करना है आपको। तो प्रथम विश्व युद्ध में गुटबंदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो 19वीं सदी में क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंत में यूरोप के देश आपसी सुरक्षा के लिए विभिन्न सैन्य गठबंधन बना चुके थे। इसका दो प्रकार में ये बटा हुआ था। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस, तो दूसरी तरफ था ट्रिपल इंटेंटी। तो इन संबंधों का उद्देश्य था कि यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी सहायता करेंगे। तो यही व्यवस्था युद्ध का बड़ा कारण बन चुका था। तो क्या होता है कि जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया तो रूस सर्बिया के समर्थन में आ गया था। मतलब रूस क्या करता है कि सर्बिया को सपोर्ट करता है। तो इसके जवाब में जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। फिर ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया था। तो इस तरह एक छोटा सा संघर्ष पूरे यूरोप में फैल चुका था। इसीलिए गुटबंदी ने युद्ध को सीमित रखने के बजाय उसे व्यापक और विनाशकारी बना चुका। अगला सवाल है कि पेरिस शांति सम्मेलन के उद्देश्य क्या है। तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध को समाप्त करना है और भविष्य में शांति स्थापित करना है। तो इस सम्मेलन में मुख्य रूप से विजयी राष्ट्रों का नाम यहाँ पे दिया गया कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, ये लोग इसमें भाग लेते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्र कार्यक्रम के माध्यम से ही न्यायपूर्ण अस्थायी शांति की बात की है। तो 14 सूत्र कार्यक्रम ये आपको याद रखना है। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी को कमजोर करने के पक्ष में थे। तो इस सम्मेलन के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसमें प्रमुख था वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसमें ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्या हुआ कि जिसमें जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। उसकी सेना को सीमित कर दिया गया और उसके कई क्षेत्र को छीन लिया गया था। इसके अलावा क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है। तो अगला सवाल भी पेरिस शांति सम्मेलन से रिलेटेड ही पूछा गया है, तो इसको आपको रीड कर लेना है। अगला सवाल है ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में पूछा गया है। तो वर्साई की संधि 1919 में जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। मतलब जर्मनी और उसके आसपास के जो राष्ट्र हैं उनके बीच हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली महत्वपूर्ण संधि थी। तो इस संधि के तहत जर्मनी को युद्ध का मुख्य दोषी ठहराया गया, जिसे वार गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है। तो इसके अनुसार जर्मनी को भारी मात्रा में युद्ध क्षतिपूर्ण का भुगतान करना पड़ा, मतलब जुर्माना देना पड़ा था। तो उसकी सेना को बहुत सीमित कर दिया गया था। उसे केवल 1 लाख सैनिक रखने की ही अनुमति दी गई थी। तो उसकी नौसेना और वायु सेना पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
इसके अलावा क्या हुआ कि जर्मनी के कई क्षेत्रों को छीन लिया गया, जिससे अल्सास लोरेंस फ्रांस को वापस दे दिया गया। जिसे क्या किया गया कि अल्सास लोरेंस फ्रांस को वापस दे दिया गया। जर्मनी को अपने उपनिवेशों भी खोने पड़ गए थे और इन कठोर शर्तों के कारण ही जर्मनी की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और जनता में असंतोष बढ़ चुका था। तो यही असंतोष आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। तो अगला सवाल पूछा गया है बाल्कन संकट से पूछा गया है, तो इसको आपको रीड कर लेना है। और अगला सवाल भी पूछा गया है, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड ही है, तो इसको भी रीड कर लेना है। और वुडरो विल्सन के बारे में यहाँ 14 सूत्रों के बारे में इसमें लिखा गया है। और अगला सवाल है फेलियर ऑफ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में भी दिया गया है। और नई विश्व व्यवस्था, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, इसको भी आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है क्योंकि ये सिलेबस में ही दिया गया है, तो इसे पूछेगा। अगला है, यहाँ तक आपको इसका आंसर पढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन है वाई वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्साई रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए क्यों जिम्मेदार थी, ये आप थोड़ा सा अंदाजा आपको ऑलरेडी लग चुका होगा। तो आपको करना क्या है कि इसको भी रीड कर लेना है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।